नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला दिन जब देश की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंची और नागरिकों के अधिकारों पर सवालिया निशान लगा दिया। आज हम आपातकाल की 50वीं बरसी मना रहे हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक सबक है, एक चुनौती है और एक स्याह इतिहास, काला इतिहास जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब आपातकाल लागू किया, तब सरकारी तंत्र ने प्रेस की आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। अखबारों की बिजली काट दी गई, पत्रकारों को जेल में ठूंस दिया गया और हर खबर पर सरकारी कैंची चलने लगी, सरकारी सेंसर की मोहर उस पर लगने लगी। भाषण देने और सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आज बीजेपी पूरे देश में आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल जैसी तानाशाही घटनाओं को कभी भूलना नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरजेंसी को याद दिलाकर सरकार राजनीतिक एजेंडा चला रही है। ऐसे में सवाल है कि संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस की कसक आखिर क्यों सामने आई और 21 महीने तक देश में लागू इमरजेंसी को कोई आखिर कैसे भुला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपातकाल लागू करना क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। – 2014 से 2025 तक जो आपातकाल देश में घोषित आपातकाल जो चल रहा है, आप उसके ऊपर संविधान हत्या दिन मनाइए अगर आप में हिम्मत है तो। और बेरोजगारी है, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई बहुत महंगाई बढ़ रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो और क्या करेंगे? इमरजेंसी की बात करेंगे। विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। मनोमर्जी से काम चला रहे हैं और वो कहते हैं कि आज 55-58 साल के बाद कि आनी बानी का दिन हत्या, संविधान की हत्या है, तो जिन्होंने रोज संविधान की हत्या कर रहे उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और इस सबसे परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। संविधान हत्या दिवस, चलिए शुरू करते हैं इस पर डिबेट। पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। इसके अलावा लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। निशांत आनंद प्रवक्ता कांग्रेस से आज हमारे साथ होंगे और सीनियर जर्नलिस्ट राकेश उपाध्याय यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शाजिया इल्मी, सवाल है कि माना कि भाई संविधान की हत्या की गई थी आज से 50 साल पहले, माना कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 50 साल बाद उसे याद करने का क्या फायदा? अब तो कांग्रेस कोई सियासी फायदा उठा ही नहीं पा रही है और दूसरी बात, कांग्रेस अब उंगलियों पर गिनने लायक बची है। तो इसमें संविधान हत्या दिवस और इस चीज को याद दिलाने का कि 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मंतव्य हो सकता है, क्या इरादा हो सकता है?
जी नमस्कार अनुराग जी, आपको भी सारे आपके जो दर्शक हैं और सारे बाकी पैनलिस्ट नमस्कार और आदाब जी। बहुत ही ज़रूरी है मुझे लगता है इस दिन को याद रखना, साल साल याद रखना। हम कभी नहीं चाहेंगे और देश कभी नहीं चाहेगा और इस देश के नौजवान नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री संविधान को हथियार बनाकर डेमोक्रेसी को इस तरह से उसका अपहरण कर ले। हम कभी नहीं चाहेंगे कि न्यायपालिका पर इस तरह से लगाम लगाए जाएं और अच्छे और सही जज जो सही बात रखते हैं उनको बाकायदा उनके साथ इतना दुश्वारी उनके सामने आए क्योंकि वो सही बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, जैसे कि जस्टिस खन्ना हैं, HR खन्ना है। इसके अलावा हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि लोग भूलें कभी कि ऐसा दौर था जब एक बार फिर से 1947 के बाद एक बार फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी और अब लोग नहीं भूलना चाहेंगे और ये ज़रूरी है उनके लिए याद रखना भी सजग रूप से कि कभी भी हम अपनी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कभी भी हम इंदिरा गांधी जैसी, जिनको आयरन लेडी उस वक्त ही कहा जाता था, किस तरह से उनके तरह प्रधानमंत्री लाकर उनकी दमनकारी सोच को इस देश में एक ऐसे फोर्स की तरह लागू करके जिससे हमारे देश में मौलिक अधिकारों की जो हत्या है। इमरजेंसी लगने पर जो हुआ था आपने वो सब सिलसिलेवार तरीके से बताया और आपने कहा कि इमरजेंसी को इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इमरजेंसी लगा करके न्यायपालिका का गला ना घोटे, पत्रकारों की कलम पर तलवार ना चलाए वगैरह वगैरह। लेकिन आपको याद होगा कि विपक्ष का अघोषित इमरजेंसी का आरोप है और न्यायपालिका हो, बोलने न देने की आज़ादी हो, ये इल्ज़ाम इस वाली सरकार पर भी अघोषित इमरजेंसी कहकर लगाए जाते हैं। देखिए कितना आसान है विपक्ष को ये कह देना। विपक्ष भूल गया है कि उनके आधे से ज़्यादा नेताओं के साथ क्या हुआ था जब इमरजेंसी काल था। वो काला अध्याय था और किस तरह से 50,000 से ज़्यादा लोगों को बगैर किसी मुकदमे में मीसा के तहत बाकायदा उन पर कार्रवाई की गई थी और किस तरह से उस वक्त के प्रेसिडेंट ने बिना सूचना या सवाल पूछे ही प्रोमलगेशन कर दिया था, साइन कर दिया था। वो अलग बात है। मैं हूँ शाज़िया अलमी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मैं आपको बता दूँ मेरे ही दौर में, चाहे वो अन्ना हज़ारे आंदोलन हो या निर्भया आंदोलन हो, दोनों में मैं सब पूरे अग्रिम पंक्ति की एक कार्यकर्ता के तौर पर आप मान लीजिए, अदना सिपाही के तौर पर आप मुझे देख लीजिए और मान लीजिए हम लोग ने देखा है कि वही सरकार है, वही तानाशाही है, वही दमनकारी सोच बार बार हमने सामने दिखा है उसको। तो ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष की ये झूठ मूठ के या एक कहना चाहिए एक ड्रामेटाइज तरीके से मोदी जी की सरकार पर अंकुश लगाने की सोच में, उसको नीचे दिखाने की सोच में जो कुछ भी हो रहा है उसको आपातकाल कह दें और अघोषित आपातकाल दे दें। ये शब्दों का हेरफेर नहीं है। यहाँ पे बात है मौलिक अधिकारों की, यहाँ पे बात है संवैधानिक प्रक्रिया की, यहाँ पे बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सजग रखने की। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं। हम विपक्ष को लेकर शब्दों के हेरफेर के साथ बयानबाजी करना, छेड़छाड़ करना, एक झूठा नैरेटिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम असलियत की बात कर रहे हैं और असली तौर पर जो इसको मायने रखते हैं हर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सिटीजन्स के लिए, हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा। निशांत आनंद का रुख करते हैं हम। निशांत जी, ये जो कांग्रेस की कसक बाहर आई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके की बात करके इमरजेंसी के 50 साल और संविधान हत्या दिवस मना करके एजेंडा चला रही है। सवाल यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस की कसक बाहर आ रही है तो यानी कि कांग्रेस भी मानती है कि वो एक ब्लंडर था। देखिए, सभी को नमस्कार। और मैंने शाजिया जी को सुना। देखिए, मैं जवाब देता हूं कि आज 11 साल से किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे छुपते हैं, कभी इंदिरा गांधी जी के पीछे छुपते हैं, कभी इमरजेंसी के पीछे छुपते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देता हूं कि जब दलित और पिछड़ों की तरक्की होने लगी थी तो मनुवादियों ने भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश करी थी, तभी इमरजेंसी लगी। और हमें बांग्लादेश हो, सिक्किम हो, ब्लू ऑपरेशन नहीं भूलना चाहिए। देखिए, आज सवाल ये है, आज देश पूछ रहा है कि 11 सालों में हमारी विदेश नीति का क्या हाल है, आज हमारे युवाओं का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। आज आप देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस्तेमाल करी जा रही है, जिस तरीके से इलेक्शंस में रिगिंग करी जा रही है, इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करा जा रहा है। आज आप किसी भी
वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे बेरोजगार हो, युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाओं को, हर वर्ग को 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी ने किस तरीके से प्रताड़ित करा। आज देश इसका सवाल पूछ रहा है। क्या आज देश सवाल पूछ रहा है कि 50 साल पहले क्या हुआ था? देश जानता है 50 साल पहले क्या हुआ था। देश जानता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, निक्सन जब आया था तो लाल आंखें किसने दिखाई थी? किसने उसके दल को बोला था कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे? और आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? जिन्होंने ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, एग्जाम्पल है, उसने क्या किया? 17 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया। उसने पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री को हमारे देश के मोदी जी के साथ एक ही तराजू में तोल दिया। देखिए आप किसी भी, आज इनकी 20 से ज्यादा प्रदेशों में सरकार है, इन्होंने 560 कमल महल बनाए, 5 स्कूल नहीं बनाए, 5 अस्पताल नहीं बनाए। आज हमारा 50 स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज का नाम आया वर्ल्ड के अंदर। 47 हैज बीन क्रिएटेड बाय कांग्रेस। इस देश में 11 साल में क्या दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? चाहे IIT हो, IT व्हाइट रेवोल्यूशन हो, जितने भी देश में आज हम जिस वजह से हम गर्व करते हैं भारत को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मॉडल देने के बाद भी कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हो गई निशांत जी? कभी इसका आकलन कांग्रेस ठीक से कर नहीं पाई। देखिए, ये बीजेपी कई सालों तक पावर में नहीं रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें लोकसभा में जीती हैं। देखिए, जो ये मोदी जी के जुमले 2014-2019 के थे, आज देश की जनता समझ गई है। और हमारा जो हमें अपने संगठन पे काम करना है, जो आज हम संविधान के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को मिटाना चाहती है। किस तरीके से मोदी जी ने कहा था इस बार 400 पार, देश ने जवाब दिया। ये तो ये संविधान में जो आज देखिए मीडिया को जेल में डाला जा रहा है, जो सवाल पूछ रही है, हत्याएं करी जा रही है, जुडिशियल सिस्टम को किस तरीके से मिसयूज करा जा रहा है। कहां मीडिया को जेल में डाला जा रहा है? कहां मीडिया चैनल्स हैं, की बात कर रहे हैं भाई साहब, चैनल्स की बात कर एंकर्स हैं। मैं तो ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को जानता हूं जो सरकार से सवाल पूछने के नाम पर सरकार को गरियाते हैं लिटरली, और मिलियन फॉलोअर्स के साथ खूब नोट छाप रहे हैं। तो ये तो इमरजेंसी नहीं है ना, या अघोषित इमरजेंसी? चाहे युवा हो, नहीं देखिए, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे युवा हो, चाहे मीडिया हो, हर जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है वो आज सुरक्षित नहीं है। मैं पूछता हूं सरकार से सवाल ताल ठोक के, मैं पूछता हूं, मैं तो जेल में नहीं गया अभी तक, और ना मेरे सवालों पर किसी ने आपत्ति की। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने अपने न्यूज की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसका कोई पक्ष भी नहीं है, जिसके कोई लोकसभा में मेंबर भी नहीं है, वो आज सवाल पूछ रही है। देखिए, ऑपोजिशन का जो काम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कर रही है। और आज देश जानता है कि बीजेपी ने देश को क्या किया, एक चौथी पास प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया। मैंने आपको बताया 570 कमल महल इस देश में 11 साल में बने हैं। 5600 करोड़ RTI के हिसाब से हमारे देश में 50 स्कूल नहीं बना पाई 20 प्रदेशों में, अस्पताल नहीं बना पाई, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, 15 लाख खाते में नहीं आए। देखिए, जो वादे मोदी जी ने 11 साल में करे, आउट ऑफ दैट 95% हैज नॉट बीन स्टार्टेड। तो आज सवाल हमें उस सरकार से पूछना है जो हमारे जिसके यहाँ पर जिसकी सरकार है। चौथी पास प्रधानमंत्री आपने कहा, चौथी पास प्रधानमंत्री इस देश को क्या दे रहे हैं? उससे बेहतर है कि पढ़े लिखे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को क्या दे पा रहे हैं, उस पर भी मंथन आपको करना चाहिए। बिल्कुल का जवाब उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी एक बहुत अच्छी बात निशांत जी ने कही। आप इसी तरीके से आप बात को मोड़ देते हैं। मैंने बिल्कुल कहीं नहीं मोड़ा। मैं तो शुभ चिंतक हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं कांग्रेस पार्टी का शुभ चिंतक हूँ, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, मोदी जी को राहुल गांधी से कंपेयर नहीं, आपने चौथी पास प्रधानमंत्री कहा, तो मैंने क्या गलत कहा? क्या राहुल गांधी विदेश से पढ़कर नहीं आए हैं? आप क्या इस पर सवाल उठा रहे हैं अपने ही नेता पर? सर, मैंने तो बड़ी अच्छी बात कही कि विदेश से पढ़कर आए राहुल गांधी कांग्रेस को क्या दे पा रहे हैं और क्यों नहीं दे पा रहे, इस पर मंथन होना चाहिए। चौथी पास प्रधानमंत्री देश को क्या दे रहे हैं, उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी एक बहुत अच्छी बात निशांत जी ने कही कि 50 साल पहले क्या हुआ था ये देश जानता है। सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं कि 11 साल से इस देश में क्या हो रहा है, और इस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए ही ये संविधान हत्या दिवस जैसी चीजें हो रही हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा है कि आज 1975 की 25 जून नहीं है, नहीं तो ये सब तमाशा नहीं होता। कांग्रेस वाले आपको टांग के ले जाते, और ये आपको ही नहीं ले जाते, हमको भी ले जाते। ये जो लेफ्ट वाले साथी हैं इनको छोड़ के इस पैनल में जितने लोग हैं सबको ले जाते हैं। अनुराग भदौरिया बचते नहीं, क्योंकि अनुराग भदौरिया की भी पार्टी के सारे नेताओं को सबको उस वक्त जेल में बंद कर दिया गया। नेताजी खुद रहे हुए जेल में, और सब जेल में थे, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो जेल में नहीं था। और ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है
कि कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपातकाल की याद क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर मन में चोर नहीं है, अगर दाढ़ी में तिनका नहीं लगा हुआ है, खोट नहीं है, नीयत खराब नहीं है, तो ठीक है, बात करने दीजिए ना। और कल एक कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में था, गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही और उसे सबको सुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि सत्ता में कोई है इस तरह से कहने का साहस करे, ये कम होता है। उन्होंने कहा लोगों, हर व्यक्ति के अंदर दो भावना होती है, एक लोकतंत्र की भावना और एक थोड़ा ताकत आ जाए तो कहे तानाशाही की भावना। ये जो तानाशाही वाली भावना है, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर, कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, कितना भी ताकतवर नेता हो जाए, उसके अंदर मजबूत ना होने पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम आपातकाल याद करते रहें। इसके लिए जरूरी है कि सरकार ये न कहे कि अच्छा चलो, पहले हमारे यहां एक आईबी मिनिस्ट्री में एक आदमी बैठा हुआ है, अनुराग मुस्कान को डिबेट करनी है, तो पहले बता दें कि क्या क्या करेंगे, कितना करेंगे, एक लाइन अलग गई तो हटा दिया। हमने तो वो दौर भी देखा है ना, जब किशोर कुमार के गाने भी हट गए, उस पर भी प्रतिबंध लग गया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल गायब हो गए। और हमने क्या क्या देखा है, क्योंकि देखिए मेरी तो उम्र बहुत नहीं है, मैं तो आपातकाल की पैदाइश हूं, आपातकाल से पहले नहीं, आपातकाल के दौरान मेरी पैदाइश है। अब मैं नहीं जानता हूं कि और इस पैनल में कोई उससे भी पहले का पैदा हो तो बताया, हालांकि मुझे लग रहा है कि सब उसी दौरान के होंगे। अनुराग भदौरिया हो सकता है थोड़ा पहले के हो, पता नहीं, थोड़ा सा अनुराग भाई की उम्र ज्यादा होगी। अनुराग भाई बताइएगा सही सही, झूठ मत बोलिएगा। तो मुझे लगता है कि इस देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्यों कम बता रहे हो भाई? हर देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए भी जानना चाहिए कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी तानाशाह न बन सके। और 400 सीट मांगकर कोई तानाशाही करेगा तो इंदिरा गांधी जी की सीटें कितनी थी? और राजीव गांधी को 414 जब मिला था, वो इंदिरा जी की मृत्यु पर मिला था, कोई राजीव गांधी को नहीं मिला था। और सच ये है कि वही एक तानाशाही का इंदिरा गांधी का निर्णय इस देश की आंखों से कांग्रेस को ऐसे गिरा गया कि आज तक कांग्रेस उबर नहीं पाई। अनुराग भाई, ये ठीक है बीच बीच में लोगों से मिलके सब मिलीजुली सरकार बना के सरकार बन जाती हो, लेकिन देश ने कांग्रेस को उसी दिन अपनी नजर से उतार दिया और आज तक वो उस पर चढ़ नहीं पाए हैं, उस पर बेहतरी नहीं कर पाए। इसलिए याद किया जाना चाहिए कि इस देश के नागरिकों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया, इसलिए याद किया जाना चाहिए कि इस देश में एक ऐसी तानाशाही आ गई जिसमें पुलिस राज हो गया। इसलिए याद किया जाना चाहिए कि एक महिला को लगा कि ना उसके परिवार, उसके इर्द गिर्द के लोगों के अलावा सब कीड़े मकोड़े हैं, उनके जीवन की कोई हैसियत नहीं। इसलिए याद किया जाना चाहिए कि जिस देश में शास्त्रार्थ की परंपरा ही रही हो, जिस देश में वाद विवाद रहा हो, वहां लोगों की जुबान पर लगाम लगा दिया गया, अखबार के बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, पत्रकारों संपादकों को उठा लिया गया, 1.25 लाख लोगों को देश भर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये छोटी घटना है क्या? और इस पर कांग्रेस जब कहती है कि याद क्यों किया जाना चाहिए, नियत खराब दिखती है। और हम देख चुके हैं कई राज्यों में सरकार आती है, पुलिस दौड़ के कहीं किसी के घर छापा मारने चली जाती है, हवाई जहाज से उठ के बेंगलुरु से और अलग अलग राज्यों से सरकारें आ जाती हैं। सोचिए जरा कहां जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आपातकाल पर जमकर चर्चा होती रहे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी, निशांत आनंद से मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं ये जानता हूं कि इस इमरजेंसी की बात करके, उसकी आलोचना कर करके तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने पाय मजबूत किए इस देश के अंदर। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपने सीवी में, अपने रिज्यूमे में ये लिखा कि भाई आपातकाल के दौरान हम जेल में रहे, नेताजी जेल में रहे और इस बहाने अपनी राजनीति को चमकाया है। जब इमरजेंसी का लाभ लिया है राजनीतिक पार्टियों ने और नेताओं ने, तो अगर बीजेपी इमरजेंसी को याद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? बार बार ये कहा जाता है, बिल्कुल सही। 1975 में आदरणीय लालू जी, आदरणीय नेताजी इमरजेंसी के खिलाफ थे, जेल गए, क्योंकि उन्हें संविधान ज़्यादा जरूरी था। देश में संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तब भी हम लड़े थे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि क्या क्या याद रखे हैं। बिल्कुल, क्या कुंभ में 37 लोगों की मौत हुई थी? बीबीसी ने कहा 82 लोगों की हुई हैं। तो क्या उसको याद किया जाए? किसान आंदोलन, जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की आत्मा है, उसके लिए काला कानून पास कर दिया गया था। 1 साल किसान धरने पे बैठा रहे, क्या वो याद रखा जाए? मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होता रहा, वो याद रखा जाए? पहलगांव में जिस तरह 26 लोगों की, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, भ्रष्टाचार किस तरह चरम सीमा पे, पुल गिर जाते हैं, यहाँ पे ट्रेन हादसे होते हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं, कितना याद रखा जाए?
पेपर लीक होते हैं, याद रखें कि पार्लियामेंट की परंपराओं को किस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे उसको नष्ट किया जा रहा है। 100 120 30 सांसदों को निलंबित करके आप बिल पास कर देते हैं। ये यहाँ पे वोट मांगते कहते हैं हमें पार्लियामेंट संविधान बदलना है, इसलिए हमको 400 सीटें पार चाहिए। बताइए इसको हम याद रखें, किन किन चीजों को याद रखें? आप बार बार 50 साल की बात है, 50 साल में तो एक पीढ़ी बदल जाती है यार, लेकिन आज आप 50 साल बार बार इसलिए याद करते हो क्योंकि आपको वर्तमान का काम ना गिनाना पड़े। वर्तमान में जो यहाँ बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी है, उस पर आप कोई चर्चा ना कर पाए, अर्थव्यवस्था जिस तरह से उस पर चर्चा न कर पाए, 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा रखा है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा, उस पर चर्चा ना हो पाए, इसलिए आप बात कहते हो उस पर बात की जाए। सरकारी तंत्र का जिस तरह दुरुपयोग होता है चुनाव में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसको भी याद रखें। या किसको याद रखें बताइए? संसदीय परंपरा जिस तरह से धीरे धीरे नष्ट हो रही है, कैसे याद रखें हम? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की बात करती है, मैं याद रख लूं नोटबंदी, याद रखूं कोरोना काल में अपने ही देश में बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। नोटबंदी में कहा गया था नोटबंदी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां इसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। क्या काला धन खत्म हो गया? आज भी काला धन मिलता है, और काला धन तो छोड़ो, हमारा सफेद धन लेके लोग चले गए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। बहुत कुछ याद रखने को है, लेकिन आप सब कुछ भुला देना चाहते हो। आप सोचते हो कि इतिहास की बात करके वर्तमान की बातों को भुला दो और हम पतली गली से चुपचाप निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। जनता सवाल पूछेगी, तब भी हमने 1975 में डट के पूछा था, हम लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, जेल गए थे, आज भी आपसे डट के पूछ रहे हैं जनता के लिए। क्या जनता का सम्मान नहीं होगा? सोशल मीडिया का कानून बना के आप लोगों को जेल में डाल देंगे? आप FIR लगाते हो, बुलडोज करते हैं लोगों का, निर्दोष लोगों का आप घर बुलडोज कर देते हो। आप बताइए कहां का कानून है कि आप किसी का घर रोन देते हो? अरे कोई बदमाश है, क्रिमिनल है, मारो, आपको किसने उसको रोका है? लेकिन आप कई बार निर्दोष लोगों का घर बुलडोज कर देते हो। कौन है वो? कौन है जो हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था? क्या न्याय मिला उसको? मैं पूछना चाहता हूं। तो सवाल यह है कि बार बार जिस तरह से यहाँ पे बेटियों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारों के साथ अन्याय, आपने मुद्दा एकदम डिरेल कर दिया अनुराग। और बीजेपी का जब विरोध करो नहीं, जब बीजेपी का विरोध करो तो कहते नहीं आप देश का विरोध करो। आप कहां से कहां ले आए? मतलब इमरजेंसी से हाथरस ले आए आप? बोलने को है कहां इमरजेंसी, कहां बुलडोजर, आप कहां से कहां ले आए? थोड़ी सी 2-4 कहां से कहां ले? और आप अपनी लिस्ट में कम से कम पेपर लीक तो हटा लेते। अनुराग जी, अपनी लिस्ट से पेपर लीक वाला मामला तो हटा लेते। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कुछ हुआ तो हम सब क्यों हटा देते? लोगों के साथ अन्याय होगा, पेपर लीक होगा, आप कह दो हटाएंगे नहीं, अपनी लिस्ट से हटा लेते। मैंने तो इस मुद्दे पर कई बार डिबेट भी की। होगी तो आवाज उठाएंगे। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होगा तो आवाज उठाएंगे। चुनाव आयोग अगर हमारी बात को नहीं सुनेगा और प्रश्न लगेगा तो अच्छा, आपने ये नहीं बताया कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? प्रश्न लग रहा है, आवाज नहीं। आपके सवालों पर शाजिया का मैं जवाब ले लूंगा, पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए ये नहीं बताया आपने। जहां तक मैंने सुना है, और आप भी सुना दीजिएगा, मैं निशान जी आ रहा हूं। उस समय जब कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी इमरजेंसी सबसे बड़ी गलती थी, ये कहा था मैंने। अगर मैं गलत नहीं हूं, और मैं कहता हूं माफी मांगनी भी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए भाई? इमरजेंसी अगर आपने लगाई थी तो माफी मांगनी तो चाहिए। ठीक है, देखिए अब कांग्रेस की साथी पार्टी समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मैं निशान जी आप पर आऊंगा, लेकिन कुछ एक सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछे हैं। ठीक है, बोलिए अनुराग जी, बात खत्म कीजिए। एक सेकंड। लेकिन कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए 1975 की इमरजेंसी पे। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि आपने कहा था किसानों की इनकम दुगनी हो गई, नहीं कर पाए। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप नहीं कर पाए। आपने कहा था बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, नहीं कर पाए। इनका कोई मुकाबला नहीं है। अनुराग जी बहुत कंफ्यूज या तो आप खुद हैं या आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए। नहीं अनुराग जी, आप क्यों बोल रहे हैं? अब शाजिया से पूछ लेता हूं पहले कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं। देखिए बीजेपी को नहीं, इन मसलों पर बीजेपी को क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए जिन मसलों को अनुराग भदौरिया गिना रहे हैं? नहीं, अनुराग भदौरिया क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि अनुराग भदौरिया जानते हैं कि उनकी सरकार को उनकी पार्टी को मांगना चाहिए, माफी मांगने के लिए कहना चाहिए कांग्रेस से। और जानते हैं उनकी आदत पतली है, जानते हैं। नहीं, आपको चुप रहना पड़ेगा सुनने के लिए। तो डरते हैं कहने से, शर्म आती है कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जी के साथ क्या हुआ? उन्हीं के साथ जाके खड़े हो गए जिन्होंने डंडे मार मार के। अनुराग जी, शाजिया को बोलने देते हैं, फिर लाता हूं। अनुराग तो बातों से भागेंगे। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए ना। आपने कहा था देखिए इसे बेचारे भागेंगे, बिल्कुल समझ सकते हैं,
समझ सकते हैं भाई अनुराग जी, समझ सकते हैं क्यों इतने परेशान है, जल्दी बोल रहे हैं, क्यों घबराए हुए ना, क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कहाँ फंस गए, आपको शर्म नहीं आई? क्या हुआ था लालू प्रसाद यादव के साथ, क्या हुआ था सारे के सारे लोहिया के साथ, क्या हुआ था जेपी मूवमेंट से निकले हुए सारे आंदोलनकारियों के साथ, भूल गए सारी बातें भाई साहब, आप बताना चाहते नहीं है, आपको शर्म आती है, इसलिए भाजपा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सवालात आपको आज के दिन आपको खास तौर से बहुत शर्मसार होना पड़ता है। और बोलिए, लगातार भागिए, करते रहिए ऐसे, बहुत बोलते रहिए, आप लगातार बोलिए, किसी को बोलने ना दीजिए, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत अच्छा, तो आपसे देखिए साबित कर दिया है अनुराग भदौरिया ने, इनके पास जवाब नहीं है, शर्मसार महसूस होना चाहिए इनको माफी मांगनी चाहिए, और इस वक्त अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए कि क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं है, और इसलिए बात को पलटने के लिए विपक्ष को पार्लियामेंट से निकाल के बिल पास कर दे रहे हैं। और ठीक है, चलिए मैं आता हूँ, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास दोबारा आता हूँ, वैसे बनता नहीं क्योंकि आप लगातार बोलते जा रहे हैं। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में, देखिए स्टूडियो में भी दो मेहमान वेट कर रहे हैं यहाँ पर। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो ये मानती है INDI ये गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस के साथ कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। लेफ्ट पार्टी क्या मानती है? आप लेफ्ट का पक्ष रखते हैं, क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए 50 साल पहले हुई गलती पर? नहीं, देखिए अब अगर कांग्रेस से मांगी जा रही है तो बीजेपी को, शिवसेना को भी बोलना चाहिए। बाल ठाकरे तो गए थे, मिसेस इंदिरा गांधी से मिलने गए थे, 12 मिनट का समय था, लेकिन मीटिंग चल गई 45 मिनट, और जब मीटिंग से बाहर निकले तो उसके बाद ये उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और मैं समर्थन देता हूं इमरजेंसी को। शिवसेना ने दिया था। तो अब किस शिवसेना को असली मानते हैं, किसको नकली, शाजिया आलमी बता दें, और कौन सी शिवसेना अब माफी मांगेगी ये भी बता दें हमको। अरे आप किस तथ्य को, है ना, शिवसेना ने इमरजेंसी में कांग्रेस का साथ दिया था, CPI ने भी दिया था। तो अब आप मांगेंगी, बोलेंगी शिवसेना वालों को जिनको आप मानती हैं वो असली घटक दल है, कि वो माफी मांगे? Ask them to say sorry। एक तो पहला सवाल। दूसरी चीज हो गया आपका, नहीं अब आप सुन लीजिए, विवेक जी को बोल लेने देते हैं, फिर आता हूं आपके पास। नहीं, चलिए इनको बोलने दीजिए, पहले तो ये शिवसेना पे ही बोल लें। आप बोलिए, माफी मंगवाएंगे कि नहीं मंगवाएंगे आप? बिल्कुल आप कहेंगे उद्धव ठाकरे से, आप कहेंगे उनसे। इसका मतलब आप ये मान गए कि उद्धव ठाकरे असली शिवसेना है, हिम्मत है, और जिस शिवसेना के साथ आप हैं वो नकली है। अखिलेश यादव, इसका ये मतलब है कि आपने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, बाला साहब ठाकरे के हवाले से कुछ भी अगर कहा जाएगा तो वो उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल वारिस कौन है, असली शिवसेना कौन है, तो माफी कौन मांगेगा? क्या करने गए थे? मिलने गए थे, तो वो तो जेपी भी मिलने गए थे। अरे मैडम, आप फैक्ट्स को सही करिए। शिवसेना सपोर्टेड द कांग्रेस इन इमरजेंसी। लालू प्रसाद यादव जी, बाल ठाकरे सपोर्टेड द कांग्रेस इन इमरजेंसी। आपके फैक्ट्स को सही करिए। एंड द सेकंड पार्टी वो CPI। सुनिए, 50,000 वर्कर को मार पीट करके जेल में घुसेड़ कर, नहीं, अब आप डाइवर्ट कर रही हो, डाइवर्टिंग से बदसलूकी की गई, अब बात उसकी कर रहे हैं। नहीं, हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। मैं भी इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। शिवसेना पे तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। यादव का नाम सुना आपने? लालू प्रसाद यादव का नाम सुना आपने? हाँ, अब मैं बता देता हूँ। अब आगे सुनिए, अब आप आगे सुनिए पहले, अब आप आगे मेरी बारी सुनिए। के आंदोलन के नहीं, सुन लीजिए आंदोलनकारियों का नाम सुना है आपने? अब आप सुन लीजिए, मैं नाम गिनाता हूँ आपको। मुलायम सिंह यादव। बहुत ही शर्म की बात है। कोई शर्म की बात नहीं है। पहले तो आप उसके साथ, चलिए ये बात अच्छी हुई कि आपने मान लिया कि बाल ठाकरे का असली पॉलिटिकल वारिस उद्धव ठाकरे है। ये आज का बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, तो इसको तो साहब हम सर्कुलेट करना चाहिए। नहीं, आपसे जवाब देना पड़ेगा। विवेक जी, आप नहीं बचा सकते अखिलेश यादव को। नहीं, अखिलेश यादव कहां से आगे, बेचारे भदौरिया साहब कहां से आगे? ये तो कांग्रेस, CPI और शिवसेना का खेल था। भाई कैसे पलटे, जिन्होंने मारा पकड़ के, जेल में ठूसा है बिना मुकदमे के। सुनिए, जो तानाशाही और दमनकारी दिखाई है, अब आप सुन लीजिए, उनके साथ चले गए। सुन लीजिए, क्या हो गया? अब मैं बोलूं, दिनकर के वो दिन जब वो कविता लिखते थे, आप सोचिए क्या दिन थे वो, और वही लोग उनके साथ खड़े हैं और कह भी नहीं रहे। शर्म आती है। क्या किया था जिन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने, जिसने हमारे पास। आई एम नॉट रेपिटेटिव, आई एम आस्किंग यू। नो, आई एम नॉट। Have you answers on what happened? What give me a question, I'll give you the answer. What is your question? Why Fakhruddin Alai Ahmad was there? आपको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव को तो प्रधानमंत्री बनाना चाहता था लेफ्ट? मालूम है आपको ये चीज?
आपको मालूम है ये चीज कि 1980 के बाद लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, इन सब ने निर्णय लिया कि साहब ये तो बड़ी कम्युनल फोर्सेस हैं, पासवान जी वापस चले गए, मौसम वैज्ञानिक कहलाए, लेकिन बाकी तो उन्होंने नहीं किया। और मुलायम सिंह यादव बीजेपी के सामने एज अ चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म खड़े रहे। दैट इज द पावर ऑफ मुलायम सिंह यादव। ही रियलाइज्ड कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का गैंग गलत है और मैं कम्युनल लोगों के साथ था और आए वो वामपंथियों के साथ। आप थोड़ी पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो राम मंदिर के टाइम में हुआ वो सबने देखा, ये सच्चाई है। तथ्यों पे हाँ, और वो इमरजेंसी टेम्परेरी थी। आप भागेंगे बहुत। आप एक तथ्य मिसेस गांधी ने इलेक्शन लड़वाया इस मुल्क में, खुद हारी, सत्ता परिवर्तन को फैसिलिटेट किया। ये क्रेडिट मिसेस इंदिरा गांधी को जरूर दीजिए। इमरजेंसी की बात कर रही हूँ, बाद में ऑब्वियसली उनको हारना था तो वो हारी। हाँ, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं था। इमरजेंसी में अमेरिकी पैसा आ रहा था 71 के युद्ध में। सुन लीजिए, मैं राकेश उपाध्याय जी को लाऊं, उससे पहले निशांत आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। निशांत जी, मेरे सवाल को भी समेटिएगा। क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? आपके साथी दल कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं जवाब देता हूं। 1975 अगस्त में आरएसएस के सरंग चालक थे एमडी देवरास, उन्होंने लेटर लिखा था इंदिरा गांधी जी को praising her and extending the RSS cooperation to her। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी जब इलेक्शन हुए 1977 में, तो वो हारी। उन्होंने एक महाराष्ट्र में चुनावी रैली में माफी भी मांगी देश से, और 3 साल बाद देश की जनता ने उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, आज सवाल ये है कि 11 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, उसने इस देश को क्या दिया? जिस तरीके से पिछले साल सस्पेंड करा गया सांसदों को और पार्लियामेंट में नए लॉज लेके आए, जिस तरीके से युवाओं, किसानों, बेरोजगारियों, जो वादे 2014 से लेकर आज तक 11 साल में दिए गए, मोदी जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज ये कभी मोदी ट्रंप के पीछे छुप रहे हैं, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे पूछ रहे हैं, कभी 50 साल पहले जा रहे हैं, कभी 20 साल पहले जा रहे हैं। देखिए, आज हमें समझना है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार देश में है जो ना किसी भी वर्ग को ना बोलने देना चाहती है, ना देश का काम करना चाहती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ना शिक्षा पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम किया, ना रोजगार पे काम किया। देश की जनता आज पूछ रही है, पहलगांव अटैक में 26 जो लोग मारे गए, उसका सिंदूर का बदला क्यों नहीं लिया? आज मोदी जी का 56 इंच का सीना क्यों नहीं ले पाया? उसको सिंदूर को अपनी नसों में डाल दिया और वो जम गया। आज देश पूछ रहा है कि जब वो पहलगांव को अटैक हुआ तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था, इंटेल इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, लेकिन उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। आज 11 साल में इस देश में अटैक हो चुके हैं, उसकी ना जिम्मेवारी ली, ना उसका किसी से कोई इंसाफ दिलाया। यही दिक्कत है कि पहलगाम अटैक में जो लोग मारे गए, उनके परिवार वाले मानते हैं कि बदला ले लिया गया है। सरकार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है, नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों का बदला नहीं लिया गया। खैर, और भी बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं निशांत जी। मैं राकेश उपाध्याय जी आपसे आपका आकलन जानना चाहता हूं। क्या यह सच है कि मोदी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे छिपते हैं, कभी इंदिरा गांधी के पीछे छिपते हैं? सवाल आपने बड़ा गंभीर कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की राजनीति के सवाल है। मूल मुद्दा यह है कि इमरजेंसी और आज की स्थिति, विपक्ष के आरोप हमेशा आरोप के रूप में ही देखे जाएंगे। सरकार क्या कर रही है उसका निर्भीक विवेक पब्लिक करती है और कर रही है। मैं वाराणसी से आता हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं। हमने 2017 के पहले का पूर्वांचल बहुत नज़दीक से देखा है। गांव, गरीब, किसान, हम तो खुद मड़ई में पैदा हुए और उसी इमरजेंसी के दौर में ही 2017 के पहले बिजली नहीं रहती थी। आज आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, आपको 24 घंटा बिजली उपलब्ध है। विवेक जी अभी गिना देंगे कई सारे गांव के। मैं बता रहा हूं, हम लोग इसी न्यूज रूम में बैठते थे और हर बरसात के बाद गोरखपुर जो पूर्वांचल का रीजन है, जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार, हर साल 50,000 40,000 बच्चे नौनिहाल गरीबों के, वंचितों के, दलितों के प्राण छोड़ देते थे। मेडिकल कॉलेज में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। आप 2017 के बाद अखबारों की कटिंग पढ़ लीजिए, लोकल न्यूज रिपोर्टिंग पढ़ लीजिए, मृत्यु दर समाप्त हो गई।
साफ सफाई स्वच्छता हुई, इसीलिए तो बीजेपी हजारों टॉयलेट बने। नहीं राकेश उपाध्याय जी, पेयजल इसीलिए की तो व्यवस्था बीजेपी सत्ता में आ रही है। आप लेकिन कह रहे हैं कि इमरजेंसी कुछ को हो याद नहीं करने रहा। का क्या मतलब है? 60,000 इमरजेंसी को याद करने का क्या मतलब है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप अपने 11 साल के कार्यकाल पर वोट पा रहे हैं और अगर आगे अच्छा काम करेंगे तो वोट पाएंगे। इसमें 50 साल पहले जो कांग्रेस ने गलती की थी, जिसे राहुल गांधी गलती मान चुके हैं, उसका जिक्र करके आप कांग्रेस को माफी मांगने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? देखिए वो कांग्रेस को सजा देश की जनता दे तो रही है। वो गलती के बाद भी एक मिनट, फिर 1980 में कांग्रेस की वापसी हुई क्यों? अगर आपकी लॉजिक से चलें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो बीजेपी की सत्ता आ रही है, में हटे क्यों? तो 1980 में कैसे? 89 में हटे क्यों? दैट मींस इमरजेंसी को लोगों ने कहा वो इशू था ही नहीं। हटे क्यों? इसका अर्थ लोगों के हिसाब से इमरजेंसी को इशू नहीं था। ये जो आपने जिनके नाम लिए हैं इनके चरित्र के कारण नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी एक्सपोज हुए और मुलायम सिंह यादव सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव सेकुलर पॉलिटिक्स के चैंपियन के रूप में मुलायम सिंह यादव इमर्ज हुए। मुलायम सिंह यादव सुन लीजिए, बन करके निकले। मुलायम सिंह यादव होते इमरजेंसी ना ये मुल्क सेकुलर होता। क्या बात कर रहे हैं? कोई सेकुलर नहीं, सेकुलरिज्म नहीं चलने वाला है। मुलायम सिंह यादव ना होते तो देश में सेकुलरिज्म आप खत्म कर देते। सेकुलरिज्म तरीके से उन्होंने राम मंदिर का इशू हैंडल किया। आप अयोध्या में गोली चलवाते हो, यही आपका जो है थोथा सेकुलरिज्म है। बिल्कुल नहीं, लेफ्ट के हिसाब से ये सूडो सेकुलरिज्म है। लेफ्ट अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 75 में लगाई, मुलायम सिंह यादव ने 1990 में लगाई। बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। आप लोग कार सेवकों पर गोली चलाई, कुछ नहीं। सैकड़ों कार सेवक जो है तोड़ने का घायल हुए, प्रशासन ने चलाया। खबर नहीं है, आपने लाशों को सरयू में बहा दिया। क्या बात कर रहे हैं? सारा इमरजेंसी आपने अयोध्या में लगाई। आज अयोध्या जाकर देख लीजिए, आपने क्या हाल बना रखा था भारत के तीर्थ स्थानों का। वहां पे लोकसभा में, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव दूसरे ऐसे अत्याचारी शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर अयोध्या के नाम मुलायम सिंह यादव इस देश को बचाने वाले देश माफ नहीं कर सकता सेकुलरिज्म के चैंपियन थे। एक मुलायम सिंह राम यादव मंदिर के इशू को हैंडल किया, अखिलेश यादव देश के अंदर सेकुलर इथॉस को बचाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। ये मुलायम सिंह यादव का की ताकत थी। ठीक है, नहीं अच्छा, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मुझे इसके बाद अनुराग भदौरिया पर जाना पड़ेगा, लेकिन राकेश जी अपनी बात पूरी कर लें। बात पूरी करना चाहता हूं। आज क्या हो रहा है? आज तो प्रधानमंत्री, भारत का कौन प्रधानमंत्री था जिसने जो है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए उपलब्ध हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है यार, बिना मैनेज के इंटरव्यू देते हैं। हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कौन सा कॉन्फ्रेंस कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है, आपको पता नहीं है? अरे चाहे नेहरू थी, चाहे मिसेस गांधी थी, जाते थे हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सब डॉक्टर भाजपा के और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम जानते हैं। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, आप भाजपा से जाके सवाल पूछिए। मेरा उत्तर सुन लीजिए। कौन सा कठिन इंटरव्यू? सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। उन्होंने सबको बड़े धैर्य के साथ कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये पत्रकार की जाति पूछने लगते हैं आजकल। हाँ। ये इनका हाल है। हाँ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अगर कोई, क्षमा करिए, अगर कोई ऊंची जाति का पत्रकार है उसको संकोच होता है कि इनसे क्या सवाल पूछे। यही हाल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में है। टी शर्ट देखने लगते हैं ये लोग। इन लोगों ने कुछ नहीं है, देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इज्जत किया। विवेक जी, मैं इसका जवाब अनुराग भदौरिया आप लोग सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस के प्रवक्ता आए, अरे क्यों सुनना नहीं चाहते? उनसे जाति पूछ रहे हैं, बोलना नहीं चाहते। ठीक है, बेकार की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे आप वायरल वीडियो देखो, अनुराग भदौरिया, गूगल पर चले जाओ। ये कौन लोग बैठे हैं? इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद मुलायम सिंह यादव सबसे क्रूर मुख्यमंत्री रहे, ये कहना है राकेश उपाध्याय जी का। पत्रकारों की जाति पूछी जा रही है और बदतमीजी की जा रही है। उसी परंपरा को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। इनके कार्यालय में इमरजेंसी लगी। अरे भाई आप इसको बुलवाइए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। अरे ऐसे ही आप जब किसी के बीच में बोलते हैं तब समझ में नहीं आता है। यही तो मैं समझाता हूँ। नेताओं से अगर सवाल पूछ लो तो इन लोगों को पसीना आ जाता है और इनको सब भाजपा के एजेंट दिखने लगता है। ये तो आप लोग, अच्छा ठीक, अब आप डेमोक्रेसी को बुलंद कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने ग्राम पंचायतों को क्या हाल कर दिया है? हो गया, आप जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी, पहले तो ये समझ लीजिए, जैसे आप दो लोग बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। ऐसे जब आप किसी के बीच में बोलते हैं तब भी नहीं समझ में आता है क्या बोला जा रहा है। इसको आप समझ लीजिए। चलिए जवाब दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, अब जवाब दे दूं मैं। देखिए, ये मैं जानता नहीं कौन है, फ्रस्ट्रेटेड है थोड़ा। ये फ्रस्ट्रेटेड वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय, तमीज से बात कर लो। पहले तुम नहीं आती थी, पहले तुम तमीज से बात करो। नहीं आती थी, जरा बताओ। अरे पदवद ले लो भाई, मैं फैक्चुअल हूं। कोई पदवद ले लो। अरे फैक्चुअल नहीं पता है कि 2017 के पहले लोग लेके बैठे हो जिंदगी कर रहे हो समाजवाद की। हम नहीं पढ़ने वाले।
हम तो है लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। कमाल की बात कर रहे हो, मेट्रो में दबादब चलते हो और जो एक्सप्रेस वे में चलते हो दिल्ली लखनऊ समाजवादी का बनाया हुआ है, और गंगा एक्सप्रेस वे भी तैयार हो गई, समाजवादी का बनाया हुआ है। और सफाई एक्सप्रेस वे जो है अपने गांव में घुमाने के लिए भाषण कर रहे हो, पार्क में घूमने जाते हो, लोहिया पार्क में समाजवादी का दिया हुआ है, और यहाँ पे देश के वो मायावती ने भी उससे अच्छे पार्क बनवा दिए थे लखनऊ में, समाजवादी लोग हैं, ये हल्ला मचा नोएडा में भी मायावती ने पार्क जनता है ये सब भाषण कर रहा है। हाँ साहब, भाई से पैसा लेकर आए थे, बनवा दिया राम का आशीर्वाद, ठीक है, प्रभु राम का आशीर्वाद बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का। हम इमरजेंसी पर चर्चा कर रहे थे, कई बार चर्चा दाएं बाएं गई, लेकिन वापस आई इमरजेंसी पर। लब बोलो आप क्या रहा, वो मैं जनता पर छोड़ता हूं, क्योंकि सभी प्रवक्ताओं ने कहा कि ये जो जनता है ये सब जानती है और उसका फल भी देती है। तो आप दर्शकों का भी आज का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।